अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में एक अहम मुकाम रती जिन्ना का था, जिनसे इनकी शादी 1918 में हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनके रिश्ते में दरारें आईं और दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जिन्ना और रती जिन्ना की अलहदगी की क्या वजूहात थीं और इनके रिश्ते में तल्खी कैसे आई। इसके अलावा एक अहम सवाल, क्या रती जिन्ना ने खुदकुशी की थी? इस वीडियो में इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये सन 1916 के मौसम गर्मा की बात है। बम्बई के करोड़पति पारसी सनतकार दिनशा पेटेट ने अपने वाकिफकार मोहम्मद अली जिन्ना को दार्जिलिंग चलने की दावत दी। मकसद ये था कि बम्बई की गर्मी और तेज रफ्तार जिंदगी पीछे छोड़कर एक सेहत अफजा मुकाम पर चंद हफ्ते गुजारे जा सके। जिन्ना ने दावत कबूल कर ली। इस सफर में पारसी जी का खानदान भी साथ गया, जो बेगम और 16 साल बेटी रतन बाई अल मारूफ रती पर मुश्तमिल था। रती एक आज़ाद रूह थी, जिसे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना पसंद था। वो लकी लिपटी रखे बगैर बातें करती और जो कदम उठाना होता बेबाक उठा देती। एक बार वो अपने वालिदैन के साथ शिमला गई। वहाँ एक तकरीब में अंग्रेज वासराय हिंद निकल आए। तकरीब में रतन बाई वाहिद हिंदुस्तानी थीं जो अपने नशिस्त पर बैठी रहीं और उस पर मेहमान का इस्तकबाल नहीं किया। वो अंग्रेज हाकिमों को नापसंद करती थीं। इस तफरीही दौरे में रती मुहज़्ज़ब और संजीदा मिजाज मिस्टर जिन्ना से बहुत मुतासिर हुई। उधर रती की बेबाक तबीयत और दिलेरी मिस्टर जिन्ना को बहुत भाई। बम्बई वापस आने के बाद दोनों के माबैन खत्तो किताबत जारी रही और जल्द ही साथ जिंदगी गुजारने के अहदो पैमा बांध लिए गए। जब सर दिनशा जी को इस रोमान का इल्म हुआ तो वो सब तैश में आ गए। उन्होंने मिस्टर जिन्ना के खिलाफ मुकदमा खड़ा कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो इनकी नाबालिग बेटी को बरगला रहे हैं। बाज़ मौरखीन जिन्ना को निहायत सर्द महज, खुश्क मिजाज और जज्बात से आरी शख्सियत करार देते हैं। इनके नज़दीक ज़रूर के बाहर जिन्ना की शख्सियत में ये खामियां पैदा हुई। कुछ लोगों के ख्याल से ये अंदाज़ा गलत है। जिन्ना फजूल बातों और कामों को वक्त का ज़िया समझते थे और तकरीबात में जाने से परहेज करते। मज़ीद एक सियासतदान और वकील होने के नाते वो एक इंतहाई मसरूफ़ शख्स भी थे। मसरूफियात के बाद जब वो किसी से सिर्फ काम की बात करते और इधर उधर की बातों से दूर रहते तो इस तर्ज अमल को इनका गरूर फर्ज कर लिया गया। हकीकत यह है कि 19वीं सदी के दूसरी तिहाई में जिन्ना और रतन बाई का इश्क एक ऐसा हिजान अंगेज वाक़या था जिसने पूरे बम्बई को हिलाकर रख दिया। तब तक पारसी सनतकार हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मुआशी और सियासी कुव्वत बन चुके थे। मज़ीद अब तक किसी मुसलमान नौजवान ने ये जुर्रत नहीं की थी कि एक पारसी लड़की का रिश्ता मांग सके, वो भी ऐसी दोशीज़ा से जो करोड़पति खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जिन्ना को यकीन था कि रती उन्हें पसंद करती है, लिहाजा उन्होंने रिवायती दिलेरी से मोहब्बत का जवाब कबूलियत से दिया। रतन बाई गुड़ियों से खेलने वाली रिवायती लड़की न थी, बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ती और अदबी व सियासी शख्सियात पर गुफ्तगू करती। ज़हीन, बाइल्म और नफीस तबीयत होने के साथ साथ वो हसीन जमील भी थी। यही वजह है कि उन्होंने जिन्ना को शादी की पेशकश की। कहा जाता है कि उन्होंने जवाब दिया, ये एक माकूल तजवीज़ मालूम होती है। 18 अप्रैल सन 1918 को रती अपने वालिदैन के महल से बाहर निकल आई। हाथ में छतरी थी, पहलू में पालतू कुत्ता और बस इसी हालत में वो जिन्ना के साथ जामे मस्जिद पहुंची, जहां उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अगले दिन रस्म निकाह मुनक्किद हुई, जिसमें जिन्ना अंगूठी लाना ही भूल गए। अगले दिन सर दिनशा ने बेटी के निकाह की खबर अखबार में पढ़ी तो गश खाकर गिर गए। एक मुसलमान नौजवान और पारसी लड़की की शादी ने बम्बई में हलचल मचा दी। इसी दिन सर दिनशा ने जिन्ना पर यह मुकदमा खड़ा कर दिया कि उन्होंने इनकी बेटी को अगवा किया, मगर मरियम जिन्ना अल मारूफ रती बहादुरी से अदालत में पेश हुई और ये कहा कि मिस्टर जिन्ना ने मुझे अगवा नहीं किया, हकीकत में मैंने इनको अगवा किया है। पारसी कम्युनिटी को रती की जसारत एक आंख ना भाई, चुनांचा इसकी पंचायत ने उन्हें अपने हलके से बाहर निकाल दिया। उधर बाप ने भी रती को जायदाद से आग कर दिया, मगर ये आफतें रती का कुछ न बिगाड़ सकी और वो जिन्ना के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। बम्बई के सोशल व सियासी हलकों में अपनी दिलकशी, जहानत, नफासत और खूबसूरती के बाद जिन्ना जोड़ा बहुत मकबूल हुआ, मगर रफ्ता रफ्ता जोड़े के ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगीं। रती और जिन्ना दोनों में फासले पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
जिना की बेपनाह सियासी मसरूफियात उन्हें हर वक्त घेरे रहती हैं। रति जिना चाहती थी कि शौहर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे। जैसा कि जिना की सियासी और अदालती मसरूफियात बढ़ रही थीं और वो उनसे अलहदा नहीं रह सकते थे, यही मामला इनके माबैन नाराज़गी की वजह बनी। एक तरफ उनकी निजी अजवाज़ी ज़िंदगी थी, जिसमें वो पनाह लेते और उसे बिगाड़ने से बचाने के लिए अपने सामने के अज़ीम मकसद को नज़रअंदाज कर देते, और रति जो चाहती थीं वही करते। और वो क्या चाहती थीं? बस किसी तरह माज़ी लौट आए और वो अपने मियाँ के साथ दार्जिलिंग जैसी रोमानपुर फ़िज़ाओं में घुड़सवारी करती फिरे, अपने महबूब शायरों ड्रामा निगारों की बातें तबादला ख़याल करे, एक दूसरे को नज़्में सुनाए और ये पूछें कि फ़लाँ शायर या ड्रामा निगार या फ़लाँ से अच्छा नहीं, आपको ये क्यों अच्छा लगता है और वो क्यों नहीं। ऐसी ही हल्की फुल्की खुशगवार बातों से ज़िंदगी काबिल बर्दाश्त ही नहीं, दिलकश लगने लगती है। मगर जीना के पास ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली रति के लिए इतना वक्त कहाँ था। इनका ज़हन तो कानूनी गुत्थियों को सुलझाने ही में उलझा रहता। खानदान और अपनी कम्युनिटी से कट कर रहना भी रति के लिए बोझ साबित हुआ। इन्हीं दिनों जिना ने अपने एक दोस्त को बताया, वो रति मुझे पागल कर देती है, वो तो एक बच्ची है और मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। 14 अगस्त सन 1990 की रात रति जिना ने एक बेटी दीना को जन्म दिया। बच्चे की पैदाइश के बाद अमूमन इख्तलाफात का शिकार जोड़ों की जिंदगी में ठहराव आ जाता है, मगर जीना जोड़े की जिंदगी में कोई नुमाया तब्दीली न आ सकी। शौहर की मसरूफियात को रति ने बेएतनाई समझा और इनसे नाराज रहने लगी। मुमकिन है उन्हें ये भी ख्याल आया कि ये शादी करके उन्होंने गलती की है, जिस वजह से रति गुस्से में आकर बीवी और माँ के फराइज को एक किस्म की गुलामी समझने लगी। अब वो शौहर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए पीरों, साइयों और बाबाओं के पास जाने लगी। वो इरवा बुलाने वाली महफिलों में भी शरीक होती। इन रूहानी सरगर्मियों में फंस जाने का नतीजा ये निकला कि वो बच्ची की परवरिश से लाताल्लुक हो गई। इसकी परवरिश एक दाई को सौंप दी गई। रति जिना की सहेली पद्मा अपनी बहन लीलामणि को लिखती हैं, मुझे रति का रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो अपनी बच्ची पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। जब मुझे इस दीना का ख्याल आए तो मुझे रति से तकरीबन नफरत होने लगती है। वो बच्ची माँ के बगैर ना जाने किस तरह पल रही है। इस जमाने में कोई औरत अपने शौहर और बच्चे पर तवज्जो ना देती तो उसे गुनाह समझा जाता था। इसलिए रति जिना के जान पहचान वाले उन्हें पागल कहने लगे। इस रवैये ने रति पर डिप्रेशन बढ़ा दिया और शायद वो नफ्सियाती अमराज का भी शिकार हो गई। रति अपनी जिंदगी से मायूस होती जा रही थी, या उनके अंदर जीने की उमंग बाकी नहीं रही थी। जो कुछ भी था बहुत दर्द अंगेज था। शीला रेड्डी की किताब में एक जगह ये भी मिलता है कि उन्होंने ये कहा कि जीना से शादी का फैसला उनकी गलती थी। ये दुरुस्त है तो इससे ये नतीजा निकालना आसान है कि ऐसा अगर उन्होंने सोचा तो इसलिए सोचा कि वो जीना को पाकर भी ना पा सकी और मिलकर भी ना मिल सकी। रति को अंदर से जो रोग लग गया था, इसकी न तफ्सीस हो सकी और न बर वक्त इलाज। नतीजा ये निकला कि वो बेख्वाबी की शिकार होती चली गई। कांजी उन्हें हिप्नोटाइज के जरिए सुलाते रहे, लेकिन आखिर कब तक। उधर जीना की जिंदगी में सियासी उलझनें बढ़ती जा रही थीं और वो हर वक्त सियासत में मसरूफ रहते। जिना के दोस्त दीवान चमनलाल कहते हैं कि लंदन में वो जिना से मिले तो उन्हें हिंदुस्तानी सियासत से मुताल्लिक बहुत फिक्रमंद पाया। उनसे मिलकर उन्होंने पेरिस का रुख किया। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि रति बीमार होकर अस्पताल में दाखिल है, तो वो भागे भागे अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रति तेज बुखार में जल रही है और हरकत करने के भी काबिल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी उनके करीब एक किताब रखी थी। रति ने बुझी हुई आंखों से चमनलाल को देखा और सरगोशी की, मुझे ये नज़म सुनाओ। चमनलाल ने नज़म सुनाना शुरू की और जब नज़म की आखिरी लाइन तक पहुंचे, उन्होंने रति को गाफिल पाया। शायद वो सो चुकी थीं या उन पर नकाहत से गशी तारी हो गई थी। वो तेजी से बाहर निकले और डॉक्टर को बुला लाए। अगला काम उन्होंने ये किया कि बजरिया टेलीग्राम जिना को, जो आइलैंड में थे, रति की हालत से मुताल्ला किया। जिना 2 दिन के अंदर अंदर पेरिस पहुंच गए। चमनलाल से ये सुन करके रति मौत के मुंह में जाने वाली है, जिना पर सख्ता तारी हो गया। जैसा कि चमनलाल ने लिखा, उन्होंने मुझसे कहा कि अस्पताल खून मिलाओ। मैंने अस्पताल खून मिलाकर रिसीवर जिना को दे दिया।
उन्होंने नर्स से रति की खैरियत मालूम की। नर्स ने वही जवाब दिया जो मैंने बताया था। जीना ये सुनते ही कुर्सी से उठ खड़े हुए, मुस्तराब लहजे में बोले, आओ हम रति के पास चलते हैं, हमें उसे बचाना है। अस्पताल पहुंचकर जीना वहीं ठहर गए और 3 घंटे तक ठहरे रहने के बाद उन्होंने एक बेहतर अस्पताल में रति को दाखिला करवाया, जहां दूसरे डॉक्टर ने उनका इलाज मुआवजा शुरू किया। रति की तबीयत संभली तो जीना का इज़्तिराब भी रुखसत हुआ। वो जब तक अस्पताल में रहीं, जीना उनके साथ ही रहे, यहाँ तक कि खाना भी उनके साथ ही खाते थे और वही परहेजी खाना जो रति के लिए आता था, जीना उसी में शरीक हो जाते थे। वो 1 माह तक पेरिस में रहे। दीवान चमन लाल लिखते हैं, मैं जीना को पेरिस में छोड़कर कनाडा चला गया। वहाँ से वापस पेरिस आया तो जीना को तन्हा पाया। उनसे पूछा, रति कहाँ है? उन्होंने सपाट लहजे में कहा, हमारी लड़ाई हो गई और वो बम्बई चली गई। चमन लाल को मज़ीद कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। रति जीना को छोड़कर चली तो गई, मगर वहाँ जाकर जीना को खत लिखा और उस खत में रति ने गोया अपना दिल निकाल कर रख दिया। लेकिन जीना अपने ही खोल में बंद एक हना परस्त इंसान थे, इसलिए ना तो जीना ने रति से सुलह की कोशिश की और ना ही खत का जवाब दिया। मगर बहरहाल वो रति का आखिरी खत था, जो तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए महफूज हो गया। और यही नहीं, सच तो ये है कि मोहब्बत की लाजवाब दास्तानों में शायद ही ऐसा दिलगरफ्ता खत किसी महबूबा ने अपने महबूब या आशिक को लिखा हो। रति का खत जीना के नाम, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर मेरे रवैये में तुम्हारे एहसास बेपाया ने कोई बेइल्तफाती या कम मायगी पाई हो तो भी मेरे महबूब, यकीन जानो कि मेरा दिल सिर्फ नरमी और बेकरां दर्द का मस्कन था। मेरे महबूब, ये वो दर्द था जो हर किस्म के आज़ाद से पाक और महफूज था। मेरी जान, वैसे भी जब भी कोई शख्स जिंदगी की हकीकत से जिसकी इंतहा मौत है इतना मानूस हो जाए जैसा कि मैं हो चुकी हूँ, तो फिर उसके लिए बस जिंदगी की खुशगवार और खूबसूरत यादें ही बाकी रह जाती हैं और बाकी सब कुछ फना की धुन में गुम होकर छुप जाता है। इसलिए ऐ मेरे महबूब, तुम मुझे ऐसे फूल की तरह याद करो जिसे तुमने शाख से तोड़ा हो, उस फूल की तरह नहीं जिसे तोड़कर रौंद डाला गया हो। जाने मन, मैंने दुख इसलिए उठाए हैं कि मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है। मैंने अपनी मोहब्बत के हाथों ही अज़ियतें सही हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है ऐ मेरे महबूब। अगर मेरी मोहब्बत में कोई कमी, कोई तशनगी रह गई होती तो मैं तुमसे हरगिज़ जुदा ना होती। एक दिलकश फूल खिलाने वाला उसे बिखरता कब है। बात बस इतनी सी है कि इंसान तवक्कात को जितना बुलंद करता है उतनी ही उससे मायूसी होती है। मेरे महबूब, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, ऐसी मोहब्बत जो कम ही लोगों को नसीब होती है। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि हमारी अलम अंगेज मोहब्बत का अंजाम भी मोहब्बत ही हो। यहीं से इस मोहब्बत के हसरतनाक अंजाम की इब्तदा होती है। मोहम्मद अली जिन्ना भी बम्बई लौट आए और हमेशा की तरह सियासी और अदालती मसरूफियतों में उलझ गए। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फासले बढ़ते गए। रति ने उनके साथ सफ़र पर जाना छोड़ दिया, तन्हाई में उनके साथ उठना बैठना और गुफ्तगू का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। ऐसा कोई मौका आता तो वो किसी न किसी बहाने पद्माजा को बुला लेती ताकि तन्हाई में जीना से मिलना ही ना हो। उन्हें वो जो नत नए मलबूसात पहनने का शौक़ था, जिसकी वजह से वो आला तबके की बेगमात में मौजू गुफ्तगू बनी रहती थी, वो शौक़ भी रफ्ता रफ्ता मान पड़ गया, यहाँ तक कि वो अपनी ज़ात से इंतहा दर्जे की लापरवाही बरतने लगी। उनकी हालत को पंडित मोती लाल नेहरू ने एक फिक्रे में इस तरह बयान किया, बम्बई की दिलकश हसीना मिस्टर जिन्ना का खंडर बन गई। उनके मिजाज में बहुत तल्खी और चिड़चिड़ापन आ गया था। रति ताजमहल छोड़कर मकान में मुंतकिल हो गई। उन्होंने जिन्ना से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। सन 1929 का वो साल जब उन्होंने इस अजियत भरी दुनिया को खैरबाद कहा। उस बरस के जनवरी और फरवरी के दोनों महीने बीमारी ही में गुजरे। डिप्रेशन ने अपने पंजे बहुत मजबूती से इनके दिल और दिमाग में गाड़ लिए थे। उन्होंने बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दिया था। कांची ने बहुत चाहा, बहुत कोशिश की कि वो सैर व तफरी के लिए बाहर निकले, उन सरगर्मियों में दोबारा दिलचस्पी लें जिसमें वो पहले लिया करती थी।
वो दोस्तों को भी मधु करते कि उनके साथ गपशप से शायद उनका दिल बहल जाए, लेकिन इस खूबसूरत शमा की लौ बस अब टिमटिमा रही थी कि अब बुझे कि तब बुझे। रति की मायूसी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। ऐसे में सकून बख्श अद्वियात ख्वाब अवर गोलियां ही इनका वाहिद सहारा थे। दूसरी जानिब मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जद्दोजहद में मुसलसल मसरूफ थे। कलकत्ता ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के टूटे हुए ताल्लुक को किसी न किसी तरह जोड़ें, लेकिन उसमें उन्हें खातिर खा कामयाबी ना हुई। उनकी अजवाजी और सियासी दोनों जिंदगियां आजमाइश का शिकार थीं। उधर रति की हालत मुसलसल बिगड़ती ही गई। सन 1929 का साल था और तारीख 20 फरवरी, रति की सालगिरह का दिन। वो घर से अस्पताल ले जाई गईं और इसी शाम वो अपने जय और अपनी बेटी दीना को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कांजी दवार कदास का एक ऐसा इंटरव्यू भी है जो शहाबुद्दीन गजनवी की खुद नौशत दीदा व शनीदा से लिया गया है। इसी इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी है कि रति जिन्ना की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उन्होंने ख्वाब अबर गोलियां खाकर खुदकुशी की थी और अपनी मौत के लिए उन्होंने अपनी सालगिरह का दिन मुंतखब किया था। भारतीय और मगरबी मौरखीन अक्सर ये दावा करते हैं कि कायदे आज़म ने रति जिन्ना के साथ नारवा सलूक रवा रखा और उनसे बेतौजही बरतते और अपनी ही अना के खोल में बंद रहते। इधर जिन्ना कलकत्ता से नामुराद दिल्ली पहुंच चुके थे। वहां उन्हें असेंबली के इजलास में शरीक होना था। दिल्ली की सियासी फिजा बड़ी हद तक रंजीदा थी। मोहम्मद अली जिन्ना तो पहले ही कलकत्ता से दिलबरास्ता लौटे थे। उसी शाम जिन्ना दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में अपने दोस्त चमन लाल के साथ बैठे थे जब बम्बई से कॉल आई। फोन पर गुफ्तगू के बाद जिन्ना ने उन्हें बताया कि रति बहुत बीमार है और मुझे बम्बई जाना है फौरन। फिर रुककर उन्होंने चमन लाल से कहा, मालूम है ये फोन किसका था? मेरे सुसर सर डिंशा पैकेट का। शादी के बाद आज पहली बार मेरी उनसे बात हुई है। जिन्ना 24 घंटे का सफर करके बम्बई पहुंचे, लेकिन उन्हें ट्रेन ही में रति की रहलत की खबर मिल चुकी थी। रति को दफनाने का मामला भी जरा सा मुतनाज़ा हुआ, लेकिन बहरहाल उन्हें इस्लामी तरीके से ही दफनाया गया। कांजी जिन्ना की इस वक्त की जहनी कैफियत की तस्वीर खींचते हुए लिखते हैं कि जिन्ना सब्र तहम्मुल का कामिल नमूना बने हुए थे। वो अपने अंदरूनी जज्बात का एहसास छुपाने के लिए मुसलसल बातें किए जा रहे थे। असेंबली के इजलास और सियासत की बातें, शायद वो अपने अंदर उतरने से बचना चाहते थे और जो कुछ उन पर बीत रही थी उनसे दूसरों को बचाना चाहते थे। सच तो ये है कि जिन्ना किसी को अपने नज़दीक आने ही नहीं देते थे। उन्होंने हर एक को एक मखसूस फासले पर ही रखा, हद तक के अपनी बीवी को भी। रति उनके बहुत करीब होकर भी उनसे दूर ही रही। रति की कब्र के रिवायत के मुताबिक 3 मुट्ठी मट्टी डाल दिए। जिन्ना अपनी जगह से उठे, मट्टी को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और कपकपाते हाथों से रति की कब्र पर डाल दिया और फिर जैसे जब्त के सारे बंधन टूट गए। जिन्ना फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और रोते ही रहे। किसी से खौफ न खाने वाला, किसी के सामने न झुकने वाला, न बिकने वाला, जिन्ना बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। सब जमीन व आसमान चुप थे और सिर्फ जिन्ना आवाज़ से बुलंद फूट फूट कर रो रहे थे। जिन्ना माजी और माजी के हर दुख इस्तराब को अपने अंदर जब्त कर लेने के आदी थे। कांजी ने जिन्ना की शख्सियत के तजुर्बे में लिखा है कि जिन्ना रति की मौत के बाद चिड़चिड़े हो गए थे और उन्होंने दूसरों को इनकी गलतियों पर माफ करना छोड़ दिया था। जमाने की सख्तियों को झेलने और किसी से कोई जाती शिकायत न करने वाले जिन्ना को आखिरी उम्र में टीबी की बीमारी लाहक हो गई थी और ये बीमारी ऐसे ही लोगों को होती है जो अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। इनका गम अंदर ही पिघल कर नासूर बन जाता है और फिर एक दिन रिश्ता हयात को मुनक़ता कर देता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जब दुनिया से गए तो वो अपने हिस्से का काम कर चुके थे। वो काम जो रति की मौजूदगी में होना मुमकिन तो था, मगर जिन्ना को बहुत अज़ियतों से गुजरना पड़ता। तो बेशक कुदरत अपनी हर तकलीफ पर इतना ही बोझ डालती है जितना वो उठा सके।